राजस्थान के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में कृषि और किसान का भी कल्याण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो ग्रामीण विकास को भी बल दे रहे हैं, आदरणीय श्रीमान भजन लाल शर्मा जी, हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, जिन्होंने भारत विस्तार को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, राजस्थान की माटी के ही लाल आदरणीय श्री भागीरथ चौधरी जी, राजस्थान के कर्मठ और गतिशील कृषि मंत्री, जिनको बाबा भी कहा जाता है, आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, हमारी यशस्वी सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री वी श्रीनिवास जी, कृषि सचिव भारत सरकार देवेश चतुर्वेदी जी, डीजी आईसीआर मांगीलाल जाट जी, अतिरिक्त सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मेहरना जी, प्रमुख हमारे पीएस एग्रीकल्चर राजस्थान श्रीमती मंजू राजपाल जी, यहां जयपुर में और जयपुर के साथ साथ पूरे देश के हर एक राज्य से जुड़े हुए और जयपुर के तो पंचायतों तक से जुड़े हुए राजस्थान के मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूं। जयपुर शौर्य का नगर है, जयपुर साहस का नगर है, जयपुर सौंदर्य का नगर है, जयपुर का कड़कन सबका स्वागत करता है, सम्मान करता है और यहां की धरोहर ने तो साक्षात धर्म का रूप धारण कर रखा है। जयपुर तो स्वागत से, सत्कार से और सौम्यता से सुशोभित शहर है। जयपुर संस्कृति का संगम, कला का केंद्र और शौर्य का शिखर है। गुलाबी नगरी की शौर्य गाथाएं आज भी गगन में गूंजती है। जहां अरावली की ओट में आमेर के अजय अवशेष अपनी अमरता का आख्यान सुनाते हैं और हवा महल के झीने झरोकों से झिलमिलाती झांकियों में आज भी इतिहास मुस्कुराता है। उस पवित्र धरा पर आकर मैं धन्य हूं और मैं कृषि और किसान कल्याण विभाग का सौभाग्य मानता हूं कि भारत विस्तार जैसे किसान कल्याण का तकनीकी का उपयोग करके शुभारंभ आज इस गुलाबी नगरी में कर रहा हूं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अक्सर ये होता था कि ऐसे कार्यक्रम दिल्ली में ही कर लिए जाते थे और दिल्ली में कार्यक्रम करो, पूसा में कर लो, देश के किसानों को ढंग से पता ही नहीं चले। तो हमने सोचा कि अब ये दिल्ली से निकाल के कृषि विभाग को किसानों के बीच ले जाएंगे। भाई, कार्यक्रम खेतों में हो, खलिहानों में हो, गांव में हो। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री राजस्थान बैठे हैं, भागीरथ जी भी, हमने दलहन मिशन का कार्यक्रम भी दिल्ली में नहीं, मध्य प्रदेश के गांव में ले जाके खेतों में किया। अगर किसान की खेती को आगे बढ़ाना है तो खेतों में और गांव की गलियों में जाना पड़ेगा। और इसलिए मन में विचार है कि दिल्ली में नहीं, कृषि के क्षेत्र में जिसने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, सूक्ष्म सिंचाई योजना से लेके ये राजस्थान 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और बड़ा हिस्सा ऐसा है जो केवल रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज मैं राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उसको भी लंदन बन बनाने का आपने काम किया है। सूक्ष्म सिंचाई योजना में
राजस्थान देश में नंबर 1 है, आज देश का नेतृत्व कर रहा है। आपका अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाइयां। अगर मैं राजस्थान की खेती की गाथा सुनाऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि भारत विस्तार का ऐतिहासिक शुभारंभ अगर कहीं हो तो राजस्थान की इस पवित्र धरती से सारे देश के किसानों के लिए किया जाए। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, किसान अन्नदाता है। अन्नदाता यानी जीवन दाता, और जीवन देने वाला तो भगवान जैसे ही होता है। किसान भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि वो जब पैदा करता है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण का महायज्ञ चल रहा है। हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना। उसके लिए नई नई किस्में आईसीआर फसलों की तैयार कर रहा है। उत्पादन की लागत घटाना, मैकेनाइजेशन और तकनीकी का इस्तेमाल करके कम लागत में उत्पादन कैसे हो ताकि प्रॉफिट बढ़े, उसका प्रयास। किसान को उसके उत्पादन का दाम देना, इसलिए एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की हमने कोशिश की है। और भगवान ना करे मौसम की मार अगर फसल को बर्बाद कर दे तो नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से करते हैं। कृषि का विविधीकरण, अलग अलग तरह की फसल हम कैसे पैदा करें, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना। और अब प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप हमारा संकल्प है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। छोटी जोत के किसान अधिकांश भारत में, अकेले अनाज फल सब्जी से काम नहीं चल सकता। खेती के साथ कई चीजें जोड़नी पड़ेगी। खेती के साथ पशुपालन, अभी मछली पालन की बात आई थी, पशुपालन, मछली पालन, गाय पालन, बकरी पालन, कृषि वानिकी, अनेकों चीजों को जोड़ना पड़ेगा ताकि किसान की आमदनी बढ़ सके। और इन सब के लिए मेरे भाई और बहनों तकनीकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज एआई समिट दुनिया आज दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एआई समिट का बस शुभारंभ हो रहा है। दुनिया एआई का इस्तेमाल करने की बात करेगी दिल्ली में, और एआई के बेहतर इस्तेमाल का आज हम प्रयोग कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। आप अपने खेत में गए, पहले तो लहलहाती फसल कल तक खड़ी थी, आज आपने देखा फसल खराब होने लगी, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कोई रोग आ रहा है, माथे पे चिंता की लकीरें खिंच जाती है। सोचते हैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, विस्तार कार्यकर्ता के पास जाऊं कि कृषि विज्ञान केंद्र में जाऊं या किसी कार्यालय में जाके पूछूं। आप परेशान होते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, और कई बार तो आप दुकान पे ही चले जाते हैं और डीलर कहता है फलानी दवाई डाल दो। अब वो दवाई उपयोगी है कि उपयोगी नहीं है आपको पता नहीं है। और मैं सब डीलर की बात नहीं करता, लेकिन डीलर को तो बेचना है तो ले जा भैया। और आपने ले जाके डाली और पता चला फायदा ही नहीं हुआ, पैसा भी चला गया और फायदा भी नहीं हुआ, फसल भी चली गई, दोहरा नुकसान हो जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपने यहां प्रयोग देखा है, डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, आप वहीं से मोबाइल उठाइए 155261। भारत के किसान बहनों और भाइयों, ये नंबर याद कर लीजिए, 155-261 155261 ये नंबर है। अपना मोबाइल उठाइए, फोन लगाइए और पूछिए कि मैं अपनी फसल में रोग आ रहा है, मैं क्या करूं। आपको तत्काल जवाब मिलेगा। आप पूछोगे और वहां से उत्तर आएगा कि आप ये दवाई डालिए, ये प्रबंध कीजिए। आपको कई बार लगता है कि फसल आज बोऊं कि नहीं बोऊं, बादल सारे कई जगह ऐसी, मैं तो खुद किसान हूं, पानी दिया, बोनी कर दी और दूसरे दिन फिर पानी गिर गया तो बीज और खराब हो गया, डबल घाटा। अब आप फोन उठाइए
और इस नंबर पर लगाइए और पूछिए कि मैं बोनी करने वाला हूं, मौसम कैसा रहेगा ये बता दो, कल पानी तो नहीं गिरेगा। आपको जानकारी मिल जाएगी कि कल मौसम का हाल क्या रहेगा। आपकी फसल पक के तैयार है, घर में आ गई, आपको बेचना है और आपको अलग अलग मंडी के भाव चाहिए, तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन उठाइए और पूछिए जयपुर में क्या भाव है, जोधपुर में क्या भाव है, उदयपुर में क्या भाव है, दिल्ली की आजाद मंडी क्या कह रही है, मुंबई में क्या भाव है। अलग अलग जगह के भाव आप पूछेंगे और आपको मोबाइल पे जवाब मिल जाएगा कि आज मंडी के भाव फलाने फलाने हैं। ऐसी अनेकों जानकारियां मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत विस्तार क्या है। पूछो और सीधे जवाब पाओ, कहीं आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। कई बार तो ऐप और ऐप की एप्लीकेशन वो दिक्कत में डाल देती, कहां खोले किसान, बोले डाउनलोड करो। अब ना डाउन पता ना लोड पता, कहां से डाउनलोड करना। अरे भैया सीधे पूछो और बता दे, तो डाउन भी हो जाए लोड भी हो जाए, कहां चक्कर में पड़े। और इसलिए इस जटिलता से बचाने के लिए सीधे मोबाइल उठाओ, 155261 लगाओ और पूछ लो भैया क्या करें, वहां से जवाब आ जाएगा। नहीं ये तो आज शुरू हो रहा है, अब भी ये भारत विस्तार अभी हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें अब तक जितनी चीजें डाली और नहीं डलेंगी ये अलग बात है, लेकिन अब तक इसमें जो अभी मैंने बताया प्रारंभिक चरण में आपको पीएम किसान के बारे में पूछेंगे, जानकारी मिलेगी, फसल बीमा योजना के बारे में पूछेंगे, जानकारी मिलेगी, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, संशोधित ब्याज अनुदान योजना के बारे में, कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के बारे में, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में, पीएम कृषि सिंचाई योजना के बारे में, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में, कृषि अभिसंरचना कोष के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जानकारी आप पूछेंगे और ये योजना का बताएगा। अच्छा इतना भी है कि आपने कोई आवेदन भर रखा किसी योजना का लाभ उठाने के लिए, तो आपका आवेदन कहां पड़ा है वो भी ये बताएगा कि यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ अटका नहीं। कई बार पता नहीं चलता कहाँ अटक गया। अब उसके बाद फिर आप कोशिश करेंगे, अगर कोई दबा के भी बैठा है तो करोड़ी लाल जी को फोन लगा दो सीधे, या भजन लाल जी के कार्यालय कस दो। तो अगर कहीं पेच कसने होंगे तो कस देंगे वो। तो ये जानकारियां भी कि आपकी आवेदन कहां पड़ा है उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। अभी आपको जितनी अत्र अभी मैंने जो 3 सेवाएं आपको बताई, उसके अलावा आईसीआर के जितनी कृषि पद्धतियां बनाई है वो आप पूछेंगे कि टमाटर को बचाने के लिए क्या करें, कितना पानी डालें, कौन से उपाय करें, कैसे हम बोए, कौन से बीज का इस्तेमाल कौन सी मिट्टी में करें। आगे तो आपका जो फार्मर आईडी बन रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, फार्मर आईडी मतलब किसान पहचान का एक विशेष नंबर आपका फार्मर आईडी बन रहा है। तो फार्मर आईडी के कारण आपकी सारी जानकारी इसमें एक जगह रहेगी और फार्मर आईडी के बाद तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा खेत कहाँ है, मैं कौन से गांव रहने वाला हूं। आपने पूछा और बता देगा कि फलाने गांव के हो, तुम्हारा फलाना खेत है और इस खेत की मिट्टी में ये गुण है और फलाना खाद डालो तो इसमें फायदा होगा। इतनी जानकारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जुटा रहे हैं। मान लीजिए आपको बैंक से लोन लेना है, बैंक गए बोले फलाना कागज ले आओ, दूसरे दिन गया बोले ढिमका कागज ले आओ, और अलग अलग कागज अलग अलग दफ्तर में जाओ तो चप्पल घिस गई, पता चला कई दिन निकल गए और लोन मिला ही नहीं, पार पड़े ही नहीं, परेशान हो गए। अब आप फार्मर आईडी वहां बताएंगे तो उसमें सारी जानकारी आपकी जमीन, खसरा नंबर और कितनों के नाम पे जमीन ये भी आ जाएगा कि धन्ना लाल जी अकेले आपके नाम पे नहीं, पन्ना लाल भी है इसमें, तो वो भी पता चल जाएगा उसमें। और बैंक को कहीं कागज की खाना पूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई आपका लोन स्वीकृत कर देगा कि ये सारा रिकॉर्ड, कोई कागज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कागज लाना सबसे बड़ा खतरे का काम है, क्योंकि कागज कई बार लाते हैं। अच्छा मेरी बात पहले सुन ले, इसके बाद आपके पास जितने नंबर लाते हैं आप, खसरा, अक्स की नकल, फलाना ढिमका,
ये इसी में फार्मर आईडी जो बन रहा है, राजस्थान में भी बनाने का फार्मर आईडी काम चल रहा है, यूनिक पहचान फार्मर की दे रहे हैं, तो एक ही जगह वो जानकारी रहेगी। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको कागज के लिए भटकने की और परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईडी आप बताएंगे, फार्मर आईडी, और वहीं के वहीं काम करना पड़ेगा। देखो भाई, एक बात मैं साफ कह रहा हूं और खुले दिल से कह रहा हूं, सबसे खतरनाक कोई आदमी है, कोई चीज है, तो वो काली मुंडी वाला आदमी है। वो अगर कहीं बैठ गया तो वो ठिकाने पढ़ने देगा कि नहीं पढ़ने देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अच्छा है तो कर देगा और गड़बड़ है तो घुमा देगा। इस गड़बड़ और घुमाने से मुक्त करने के लिए ही ये भारत विस्तार बनाया जा रहा है कि आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि कोई बाबू परेशान नहीं कर पाए, कोई और अधिकारी परेशान नहीं कर पाए, सीधे जानकारी है, उसके आधार पर आपको सेवाओं का लाभ मिल जाए। और ये सोच है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, जहां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिक को, हमारे किसान भाई बहनों को भी सेवा आसानी के साथ, सरलता के साथ उपलब्ध कराने की कोशिश कर सके। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं और इसलिए भारत विस्तार एक नई क्रांति का शंखनाद है, जिससे सारी जानकारियां आपके मोबाइल पर आपको मिलेगी और उसके बाद उन जानकारियों को लेके आप कौन सी फसल बोएं, कब बोएं, कहां बेचें, कौन सा खाद डालें, कितना डालें, इन सब चीजों को कर सकें। इसलिए हम कर रहे हैं आगे सॉइल में जो तत्व है वो भी इसके माध्यम से आपको पता चलेंगे। हम तो ऐसी टेक्निक का भी विस्तार करने का काम कर रहे हैं कि खाद की बोरी में अगर मशीन लगाओ तो पता चल जाए कि इसमें कितना तत्व, कितना नकली है कि असली है, ये भी पता चल जाए। नहीं तो टिपा दिया नकली और पकड़ते फिर करोड़ी लाल मीणा, तो परेशानी। और इसलिए ये पता चल जाए कि कौन सा असली और कौन सा नकली है, और ये होगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और इसलिए ये काम मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक नई क्रांति है, इसमें आपको 32 तरह की फसलों के जो कीट और रोग लगते हैं उसकी जानकारी भी इसमें रहेगी। 32 तरह की जो बीमारियां, आप पूछोगे कि पत्ते का रंग ऐसा हो गया और आप भेजोगे जैसे फोटो खींच के, वैसे ही आपको जवाब मिलेगा कि फलानी बीमारी, इस पे ये करो आप। तो ये सारी जानकारियां आपको इस भारत विस्तार के माध्यम से मिलेगी। और अभी तो ये हिंदी में, फिर अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में, इसके बाद इसको 11 भारतीय भाषाओं में विस्तार कर रहे हैं। गुजराती, बिहार में भी हिंदी, और इसके बाद फिर तमिल, बंगला, असमिया, कन्नड़, इनकी भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। तो जो भाषा जिस प्रांत में बोली जाती है उस भाषा में किसान को सही जानकारी मिल जाए, इसलिए हम 11 भाषाओं में इसको विकसित करने का काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस प्लेटफॉर्म पे हम अब पूरी कृषि व्यवस्था को जोड़ेंगे। सरकारी योजनाओं की जानकारी, पात्रता, आवेदन और शिकायत भी कि आवेदन इतने दिन से दिया है, कार्रवाई नहीं हो रही, फसल की योजना, उर्वरक सलाह, मिट्टी की सेहत, मौसम का पूर्व अनुमान, कीट प्रबंधन, मंडी भाव, बाजार की जानकारी, पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी जानकारी भी ये हम देने का काम इस पर करेंगे। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना उपयोगी है। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि राजस्थान से इस क्रांति का शंखनाद हम इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान कृषि के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी नित नवीन प्रयोग करके देश को भी दिशा दिखाने का काम कर रहा है। और इसलिए हमने तय किया कि राजस्थान की पवित्र धरा से इस अभियान को हम प्रारंभ करेंगे। नित नए आपके जो प्रयोग हो रहे हैं खेती को आगे बढ़ाने के लिए, वो किसान को समृद्ध भी कर रहे हैं और देश की कृषि को दिशा दे रहे हैं। अब इतने सारे प्रयत्नों के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी, बताइए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कौन सा परिवार है? सारा देश मोदी जी का परिवार है। वो दिनों रात लगे काम में, लेकिन कुछ लोग
उसी में खामियां निकालते रहते हैं, रोज आरोप लगाते रहते हैं। अभी नया शगुफा छोड़ दिया, बोले समझौता हो गया तो गड़बड़ हो गई। रोज एक आध इधर उधर का सवाल पूछ रहे हैं। मेरे मित्रों, एक नेता है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है, ड्रामे ही करता रहता है। ना तो उनको ट्रेड की समझ है और ना ट्रेडिशन की समझ है। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं गेहूं की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती। अब वो आरोप लगाने का काम आजकल रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। मैं आज उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो किया है वो तो सारा देश देख रहा है, लेकिन राहुल बाबा आप बताएं कि क्यों आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। उस रिपोर्ट में कहा था किसान की लागत पे 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित होनी चाहिए। तो एफिडेविट देके कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने ये मना कर दिया था कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे बाजार विकृत हो जाएगा। आपने क्यों नहीं किया? किया तो 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। मैं एक सवाल और आज उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो रोज ट्विटर खेलते रहते हैं। आजकल ट्विटर एक्स हो गया, एक्स खेलते रहते हैं। हम तो भैया सीधी बात करते हैं। आप ये बताइए कि 2010 में 2006-07 में राहुल गांधी जी देश में चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, बाजार में चीनी भरी पड़ी थी, तब कांग्रेस सरकार ने बफर स्टॉक क्यों नहीं बनाया और उसे सुरक्षित रखने के बजाय निर्यात करने की छूट क्यों दी? जब उत्पादन ज्यादा था तब भंडारण नहीं किया, जब दाम गिरे तो किसानों को क्यों नहीं बचाया, और जब निर्यात हुआ तो देश के हित क्यों नहीं देखे? एक सवाल और, आपकी सरकार ने 36 रुपया किलो में चीनी का आयात किया 36 रुपया किलो, विदेश से मंगाई 36 रुपया किलो, और फिर आयात करके 12.5 रुपया किलो निर्यात कर दी। ये कौन सा व्यापार है और ये कौन सा खेल है? 36.5 रुपया किलो 36 रुपया किलो मंगाओ और 12.5 में बेच दो। इसमें कौन का हित था? आपको जवाब देना पड़ेगा। 2009 और 10 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और यूपीए की सरकार थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। एक बात और पूछना चाहता हूं आज कांग्रेस से, खुलेआम पूछना चाहता हूं, किसानों के बीच में पूछना चाहता हूं। 1993-94 तक जब खाद्य तेलों में भारत आत्मनिर्भर था, बाहर से खाद्य तेल नहीं आते थे, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, कांग्रेस की सरकार थी, और तब यह तय किया था कि खाद्य तेलों को ओपन जनरल लाइसेंस में डाल दिया जाए, जिससे खाद्य तेल विदेशों से भारत में आ जाए। और सब जब सस्ते खाद्य तेल आए तो भारत की खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता समाप्त करने का पाप और अपराध किसी ने किया तो वो खुलेआम कांग्रेस ने किया। आपने आयात पर निर्भर बना दिया देश को, तब भी आपकी सरकार थी। एक और सवाल, राहुल जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, हजारों टन अनाज सरकारी गोदामों में था, और तब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इतना अनाज भरा पड़ा है, इसको गरीबों को ही बांट दो, तब इनने कह दिया था सरकार, सुप्रीम कोर्ट सरकार के मामले में दखल ना दे। क्यों गरीबों को वो अन्न नहीं दिया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 80 करोड़ भारतवासियों को फ्री में निःशुल्क अनाज देने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। राहुल जी बताएं, 2009 और 10 में जब देश का आम नागरिक, गरीब और मजदूर भारतवासी 20 रुपया किलो की दर से आटा खरीदने को मजबूर था, तब कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध के बावजूद यही आटा 12 रुपया 51 पैसा किलो बाहर क्यों निर्यात किया? किसका स्वार्थ था इसमें? किसका फायदा था?
अपने देश की जनता को दो नहीं और बाहर सस्ता निर्यात कर दो। ये कई सवाल आज देश आपसे पूछ रहा है। किसान बहनों और भाइयों, अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, जितने भी समझौते हुए हैं, आज मैं किसानों के बीच भारत का कृषि मंत्री बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसमें भारत के किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखने का काम किया गया है। पूरा ध्यान। हमारे जो चीज होती है हमने नहीं आने दी। गेहूं हो, चावल हो, आज चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया, चीन पीछे रह गया, भारत आगे निकल गया। ये चावल नहीं आएगा, गेहूं नहीं आएगा, हमारा मक्का जैसी कोई चीज नहीं आएगी। ये तय किया है बाकायदा देख के कि जिससे भारत के किसानों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन वो चीज जिसकी हमको जरूरत है और जो हमको बाहर से मंगवानी पड़ती है। हम सब जानते हैं कि दालों के मामले में आज हम आत्मनिर्भर नहीं है, खपत ज्यादा, उत्पादन कम है, तो बाहर से मंगवानी पड़ती ताकि दालों की आपूर्ति हो जाए। अगर जो जिस चीज की जरूरत हमें है वो चीज अगर किसी भी देश से आ जाए, हमें आपत्ति क्या है? अगर वो अलग अलग देशों से आ रही है तो आने में क्या दिक्कत है? जितनी जरूरत है, और वो भी कोटा तय करके इतनी आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी, इतनी % ड्यूटी पे आएगी, इससे नहीं। इसमें क्या है? रूस कोई भी सुर्री छोड़ देते हैं। जिस चीज की हमें जरूरत है वो बड़े सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं सेब। अब भैया सेब के बारे में बताता हूं, 5,50,000 मीट्रिक टन सेब भारत आयात करता है, मतलब बाहर से मंगवाता है। अभी कहां से आता है? तुर्की से, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोध किया था। ईरान से आ रहा है। अब 5.5 लाख मीट्रिक टन सेब चाहिए, उनमें से 1 लाख मीट्रिक टन अगर अमेरिका से आ जाए तो हमारा क्या बिगड़ेगा? तुर्कियों से काहे के मंगाए, अमेरिका से मंगवा लें। तो ये धन्ना के बजाय पन्ना से ले लो, क्या फर्क पड़ता है? जरूरत तो हमें है। और वो भी बाकायदा ये तय करके कि हमारे यहाँ के सेब पर उसका कोई असर ना पड़े, बहुत छोटा कोटा, और उसमें भी आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उसमें 25 रुपया शुल्क और लगा दिया, तो 105 रुपया में तो समुद्र के किनारे उतरेगी, जयपुर आते आते तो 150 रुपया किलो बिकेगी। तो हमारी सेब को क्या नुकसान है, कोई बता दे। बहुत सोच समझ के ये फैसले किए गए। लगातार अलग अलग तरह की बातें करते रहते हैं। सोया मील और मक्का पर कोई रियायत नहीं दी गई, और उनके समय वो कहते हैं आयात के दरवाजे बंद थे। सही बात यह है कि जब कांग्रेस का शासन था तब भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था और डेयरी उत्पाद भी आयात किए जाते थे। मोदी जी ने साफ कह दिया, दूध, घी, दही, पनीर, कोई भी डेयरी और उत्पाद जो दूध से संबंधित है भारत की धरती पर किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, ताकि हमारे दूध उत्पादक किसानों को कभी नुकसान ना हो। यह भी तय किया है। कपास के बारे में, कपास हमारे यहाँ इंडस्ट्री लग गई है कपास की, उनमें कम पड़ रहा है, हमारे यहाँ उतना कपास नहीं हो रहा, तो वो इंडस्ट्री को कपास बाहर से मंगवाना पड़ता है और उनमें फिर वो कपड़े बनते हैं और वो हमारे विदेशों में निर्यात होते हैं। तो हमारी फैक्ट्रियों में लोगों को रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है। हम कपास का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हमें जरूरत है तो कपास आ जाए, तो कपास आने में आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो हमारा व्यापार है वो लगभग अलग अलग तरह का निर्यात है, वो है अलग अलग चीजों का 4 लाख करोड़ रुपया, और ये 45 लाख करोड़ तक निर्यात हो सकता है। और इसलिए अपने टेक्सटाइल निर्यात होगा तो अंततः फायदा होगा भारत के किसानों का ही। मैं ये कहना चाहता हूं, अपने मसाले जितनी आप बात कर रहे थे, अभी कितने मसाले राजस्थान में पैदा हो रहे हैं, जीरे, मेथी से लेके इसबगोल से लेके औषधियां, इनको किसी भी मसाले को भारत में आने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान का मसाला निर्यात होकर अमेरिका जाएगा 0% ड्यूटी पर, यह प्रबंध किया गया है। मैं संक्षेप में यह कहने के लिए इसलिए बाध्य हुआ कि रोज झूठे आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित को सर्वोपरि रखती है। मोदी जी ने कहा था, आपको याद होगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, भारत को कभी झुकने नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, पूछा कि हमारे पूछे में दिल्ली में
कि मैं भारत के किसानों के हितों को सर्वोपरि रखूंगा, उन पर आंच नहीं आने दूंगा, आंच नहीं आने दिया। और आज भारत विस्तार जैसा कार्यक्रम कब सोचा कांग्रेस ने, कब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरह के प्रयत्न किए। आज हम ये प्रयास भी कर रहे हैं कि किसानों की दिक्कत और परेशानी हम कम से कम कर दें, खत्म करें, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए सारी जानकारी किसान के हाथ में रहे, मोबाइल में रहे, स्मार्टफोन में रहे, वो पूछे और पता चल जाए। ये प्रयत्न किया है। अब धीरे धीरे, चूंकि आज ये शुभारंभ इसका हुआ है, हम इसको अपडेट करेंगे। अभी 2 भाषाओं में ही है और कुछ सुविधाएं हमने दी है, जैसे मैंने 10 योजनाओं की बताई, इसमें लगातार और डालते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। और किसान भाइयों, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको कहीं भटकने की और जाने की जरूरत ना पड़े। आप मोबाइल उठाएं और सारी जानकारी आपको मिल जाए, योजनाओं का लाभ आपको मिल जाए। ये विनम्र कोशिश है। अन्नदाता देवो भवा, तुम ही देवता हो हमारे, और तुम्हारी सेवा करने के लिए ही हम लोग अपने आप को मंत्री नहीं मानते। मैं अगर आया हूं तो आपके सेवक के रूप में यहां आया हूं। आपकी सेवा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगे और भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार लगी है। एक बार फिर अच्छी उपलब्धियों के लिए राजस्थान को बधाई देते हुए और भारत के किसानों को, इस भारत विस्तार को उनको समर्पित किया है, उनको शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मेरा यही निवेदन है कि इसका उपयोग आप जरूर करें, और कहीं कोई खामी हो तो आप तत्काल हमें भी अवगत कराएं, ताकि उसमें सुधार की जरूरत हो तो सुधार किया जा सके। एक विनम्र प्रयास है हमारा, इसको स्वीकार लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं भारत के अलग अलग राज्यों से, मैं देश के विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री जुड़े हुए हैं, सब अलग अलग राज्यों से वर्चुअली बैठे हुए हैं, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। गणेश जोशी जी, रामकृपाल यादव जी, कर्नाटक के कृषि मंत्री एन चतुर्वराय स्वामी जी, पंजाब के गुरमीत जी, अरुणाचल के ग्रेवियल बांगसू जी, अलग अलग सभी कृषि मंत्री जुड़े हुए हैं, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं, और किसान भाई बहन जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपका आभार, प्रणाम, नमस्कार।